नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। आज का जो चैप्टर हम जो बीएससी पार्ट सेकेंड थर्मोडाइनमिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर को जो थर्मोडाइनमिक्स पार्ट फर्स्ट और थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड में जो फर्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया टर्मिनोलॉजी और उसके डिफरेंट टर्म्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्टेट फंक्शंस, जूल, वर्थ, कैपेसिटी, ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले बात करने की बात की जाती है तो उष्मा और ऊर्जा का एक रूप है। जो उष्मा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर अणुओं का गमन होता है, जिसको ये कह सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी और एक होती है इंटरस्टैटिक एनर्जी। किसी भी तंत्र में उपस्थित पदार्थ की ऊर्जा सदैव निश्चित मात्रा में होती है, मानी कि ऊर्जा हमेशा किसी भी पदार्थ में है वो निश्चित मात्रा में उपलब्ध होती है। और ये जो ऊर्जा है ये रासायनिक प्रकृति, ताप, दाब और आयतन पर निर्भर करती है। इस ऊर्जा के पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा क्या चीज है? किसी पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा, किसी पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा की जो बात की जाती है तो यांत्रिक ऊर्जा हमेशा किसके ऊपर निर्भर करती है? ताप, दाब, आयतन, पीवीटी और उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो ऊर्जा है ये किस कारण से उत्पन्न होती है? उपस्थित अणुओं के ट्रांजिशन माने स्थानांतरण द्वारा, रोटेशनल, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी कारकों के ऊपर, माने कि ये जो इंपॉर्टेंट इनके ऊपर इसकी ऊर्जा की मात्रा निर्भर करती है। इनकी मात्रा ज्यादा होने पर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी, इनकी मात्रा कम होने पर ऊर्जा की मात्रा कम होगी। तो क्या हो गया? परमाणु का जो एटम्स है उसमें ट्रांजिशन कितना होता है, उसमें रोटेशन कितना होता है, वाइब्रेशन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नाभिकीय ऊर्जा कितनी है, इन सब के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन इनका डायरेक्टली हम ये जो भी बात करते हैं इनका कहीं भी हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना साधारण रूप से आसान नहीं है। जब भी थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाती है तो थर्मोडायनेमिक्स में भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा के मान से नहीं अपितु से परिवर्तन से संबंधित होता है कि उसमें ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। अर्थात आंतरिक ऊर्जा की भी गणना हम कैसे करेंगे? प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा और अंतिम आंतरिक ऊर्जा, या इसको कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था के द्वारा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, इसके द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा कितनी थी और अंतिम अवस्था में ऊर्जा कितनी थी। इसे ई से भी डिनोट कर सकते हैं और यू से भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों रूप में इसको डिनोट किया जाता है, ई और यू। जब भी कोई फिजिकल प्रोसेस होता है तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको U1 और U2 हम अगर बोल दे तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1, यानी कि अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा उसमें से प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा अगर हम निकाल देते हैं तो ये मानिए कि कौन सी ऊर्जा आती है? डेल्टा U आ जाती है। और किसी रासायनिक प्रक्रम में, इसको दूसरे रूप में बोले, किसी रासायनिक प्रक्रम में अभिकारक तथा उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा का जो डिफरेंस होता है, मानी कि रेटेंट आर मानी आंतरिक ऊर्जा रेटेंट की और यूपी जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, तो इसको मैं प्रोडक्ट की, तो इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूं, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा P माइनस डेल्टा R होगी। अर्थात डेल्टा U जो होगी वो प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा में से रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा अगर हम निकाल दें तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक ऊर्जा दी जाती है। अर्थात डेल्टा U धनात्मक होने पर प्रक्रम, अगर ऊर्जा का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर हमारी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर उष्मा अवशोषित हो रही है तो इसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अर्थात ऊर्जा पॉजिटिव या तो प्रीपास्ट्रिक में ऊर्जा दी जाती है या ऊर्जा ली जाती है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी बात इसमें कर रहे हैं। आंतरिक ऊर्जा की जो इकाई है वो जूल होती है। इसका जो अवकलन समीकरण लिखते हैं मतलब DU, स्मॉल d और U के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मात्रात्मक गुण है, अर्थात इसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है। अब आती है इसके अकॉर्डिंग उष्मागतिकी का प्रथम नियम की जैसे बात कर रहे हैं हम, तो प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती न उत्पन्न की जा सकती, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये
उष्मागति का प्रथम नियम भी है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है, दोनों नियम इसको कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर कोई तंत्र या उसके परिपार्श्विक से ऊर्जा निश्चित है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा तो निश्चित है, या तो परिपार्श्विक से ऊर्जा जाएगी ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड से कुछ ऊर्जा आएगी परिपार्श्विक में, नहीं जिसको कह सकते हैं कि सिस्टम, यूनिवर्स का वो भाग जहां पर हम ऑब्जर्वेशन के लिए चुनते हैं सिस्टम, तो सिस्टम की सराउंडिंग जो है उसके द्वारा ऊर्जा या तो बाहर चली जाएगी और या बाहर से अंदर आ जाएगी। अगर सिस्टम से ऊर्जा बाहर जाएगी तो हेक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और ऊर्जा यदि बाहर के बजाय परिपार्श्विक से ऊर्जा अगर सिस्टम में आती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। या बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाती है कि हेक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन किस तरह हो सकती है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी तंत्र उसके परिपार्श्विक की ऊर्जा निश्चित होती है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, यद्यपि ऊर्जा का रूपांतरण संभव है। अतः इस नियम के अनुसार ऐसी शाश्वत मस्तिष्क का निर्माण असंभव है जो बिना ऊर्जा व्यय सतत कार्य करती रही। 100% एफिशिएंसी टू वर्क करने वाली कोई दुनिया में कोई सिस्टम नहीं बन पाया है, क्योंकि कुछ न कुछ ऊर्जा की जो लॉस है, ऊर्जा हास जिसको बोल दीजिए, ऊर्जा का लॉस होता ही होता है। प्रथम नियम की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, यदि किसी तंत्र की उष्मा Q है, आंतरिक ऊर्जा U है और किया गया कार्य W द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई तंत्र परिपार्श्विक से उष्मा अवशोषित करता है तो Q का मान धनात्मक होता है और परिपार्श्विक को उष्मा देने पर Q का मान ऋणात्मक होता है। आवेश, Q मानी आवेश हो गया, उष्मा होगी। इस प्रकार जब कोई तंत्र परिपार्श्विक पर कार्य करता है तो W का मान धनात्मक होता है और तथा परिपार्श्विक द्वारा तंत्र पर कार्य करने की स्थिति में W का मान ऋणात्मक होता है। माना कि एक गैसीय तंत्र की साम्यावस्था में उसकी आंतरिक ऊर्जा को हम UA से डिनोट कर रहे हैं तथा तंत्र कुल Q उष्मा अवशोषित करता है। इसके फलस्वरूप उष्मा की कुछ मात्रा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाकर क्या कर देती है, UB कर देती है। उष्मा का शेष भाग तंत्र द्वारा परिपार्श्विक पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसी स्टेट में हम कह सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू UB माइनस UA। डेल्टा U यानी अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था के द्वारा इसको डिनोट कर दिया। अतः उष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार तंत्र द्वारा अवशोषित उष्मा इक्वल टू तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस तंत्र द्वारा परिपार्श्विक किया गया कार्य। तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W या डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। जितना उसमें आवेश था वो कार्य में जितना परिणित हो जाता है, वो जो डिफरेंस होता है वो आंतरिक ऊर्जा को कैलकुलेट करता है, और इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम का मैथमेटिकल फॉर्म में की बात की जाती है तो इस तरह होती है। अब आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलक है, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, किंतु Q और W केवल अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर, अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं, पथ के ऊपर निर्भर करते हैं, अर्थात स्टेट फंक्शन नहीं है। इसके द्वारा अवस्था परिवर्तन हुआ है। इसे निम्नलिखित इसको देखते हैं, जैसे कि A से B में कोई कार्य हो रहा है, एक रास्ता पथ A, दूसरा ये वाला रास्ता है, तीसरा ये वाला रास्ता है। तो पथ में डेल्टा U इक्वल टू Q1 माइनस W, पथ 2 के लिए डेल्टा U Q2 माइनस W2 और Q3 डेल्टा U तीसरे पथ के लिए Q3 माइनस W3। इस प्रकार कोई तंत्र अवस्था A से B में तीनों पथों द्वारा हो सकता है, 3 पथ हो सकते हैं, तो उसकी अवशोषित उष्मा की मात्रा Q1, Q2, Q3 द्वारा डिनोट करते हैं। तंत्र के द्वारा किए गए कार्य की मात्रा W1, W2, W3 द्वारा डिनोट करते हैं। तो का अंतर सदैव जो डेल्टा U की वैल्यू आएगी वो अंतर सदैव समान रहता है, अर्थात डेल्टा U इक्वल टू Q1 माइनस W1 इक्वल टू Q2 माइनस W2 और Q3 माइनस। रास्ता कोई सा भी हो, क्योंकि पथ के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो रास्ता कोई सा भी हो डेल्टा U की वैल्यू हमेशा समान बनी रहती है। इसीलिए इसको कहते हैं ये अवस्था फलक है, पथ फलक नहीं है। अर्थात यदि तंत्र की अवस्था में dt चेंजेस हम कर देते हैं, यानी अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर du इक्वल टू dq माइनस dw, आवेश में परिवर्तन और किए गए कार्य में परिवर्तन, ये ऊष्मागति के प्रथम नियम का अवकलन समीकरण है। इन डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ को इस इक्वेशन के द्वारा डिनोट हम करते हैं। इसमें डेल्टा U एक यथार्थ अवकलन समीकरण डेल्टा Q और डेल्टा W के द्वारा डिनोट किया गया है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऊष्मागति के प्रथम नियम को
जो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस की साथ में बात कर रहे हैं, ये किसके रिलेट करती हैं? ये ऊष्मागतिकी के इंटरनल एनर्जी को डिनोट करता है। अर्थात यहां से ये क्लियर हो जाती है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और ये उसके द्वारा किए मतलब अलग अलग रास्ते पर कोई निर्भर नहीं करती है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करने के इसलिए कारण इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कोई से भी रास्ते से हम काम करें, ये वैल्यू हमेशा कैसी प्राप्त होती है? हमें समान प्राप्त होती है। धन्यवाद।